तो आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, है ना। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, और जिसको और क्या कहते हैं डॉट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है वेक्टर कहते हैं, एक और नाम होता है क्रॉस। समझ में आ रहा है, यही दो टाइप होते हैं, यही पढ़ना है हम लोग। ठीक, कुछ मेजर प्रॉपर्टी जो हम फटाफट बता सकते हैं बिना लिखे, जैसे कि जब भी हम दो सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं, अदिश क्या होता है, स्केलर मतलब होता है अदिश, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूं वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स इन स्केलर प्रोडक्ट, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्केलर। समझ में आ रहा है। तो हम लोग दो अगर वेक्टर को बेटे, देखो इसका नाम डॉट वर्ड क्यों पड़ा, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें आंसर आएगा वो कैसा आएगा, स्केलर। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, हम लोग सोच रहे होंगे कि हमें आंसर मिलेगा वेक्टर, लेकिन मिलेगा क्या, स्केलर। ठीक, यही इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। और ये क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें क्या है नाम में वेक्टर दी, इसका मतलब है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। आंसर भी क्या आता है, एक वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आंसर आएगा किस फॉर्म में होगा, वेक्टर में होगा। समझ में आया। तो इस वाले में अपनी प्रॉपर्टी को आगे लेके चलता है, इस वाले में प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। आपका वेक्टर से बन जाता है स्केलर, इसमें वेक्टर रहता है तो वेक्टर ही आंसर आता है। ठीक, एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। देखो इसको फिर शुरू करते हैं आगे। इतनी अच्छी बातें बताई, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, चलिए कोई नहीं, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पर थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज हो गई थी, मुझे लगा ध्यान दिया। तो मैंने ये सिखाया, ये अभी रिकॉर्डिंग से पॉज हो गई थी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सिग्निफिकेंस क्या होता है। और मैंने ये भी सिखाया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं। फिर से सीख लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, जो कि पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो कैसे सिखाया था, जहां पर दोनों जुड़े हुए वहीं पर आप अपना हाथ रखोगे और अपना जो ये कर्ल है, ये चारों उंगलियां जो हैं किस तरीके से रोटेट होंगी कि ए क्रॉस बी लिखा है तो ए से बी की तरफ, और बी क्रॉस ए लिखा है तो बी से। और हमेशा अपने अंगूठे को आप ध्यान नहीं दोगे, आप अपने कर्ल पे ध्यान दोगे, अंगूठा ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अपने कर्ल पे, अगर मुझे बी क्रॉस से निकालना होता, देखो मैंने अपने अंगूठे पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ कर्ल पे ध्यान दिया कि मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, अंगूठा ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमने डायरेक्शन निकालना सीख लिया। तो यहां समझ में आया कि जो ये एन कैप क्यों लिखा, क्योंकि एन कैप एक्चुअल में ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसका मान कितना होगा सर, मान तो ए बी साइन थीटा ही होगा। अब ये थीटा क्या होता है, हमने सीखा हुआ ए और बी के बीच का जो कोण होगा उसी की बात कर रहे हैं, ए एंड बी के बीच का जो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हम सब निकाल लेंगे, ठीक। हमें ए मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई करना है, और साइन ऑफ जो भी एंगल हो, जैसे 30 तो साइन 30 कर देंगे। लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें पर्टिकुलरली राइट हैंड थंब रूल यूज करना आना चाहिए, ठीक। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमने पाया कि डायरेक्शन आ रही है वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर हमने अभी जो एक्टिविटी करी थी उससे हमने ये पाया कि अंदर की तरफ उठा जा रहा है, यानी कि ये एक ऐसी लाइन होगी जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो उसका डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक। इतनी चीजें मैंने आपको बताई, नोट कर लीजिए। चलो भैया ये हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू हो सकता है क्या, बी डॉट ए। पूछ रहा क्यों हो सकता है, क्योंकि सर ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे सर ए बी कॉस थीटा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, और बी ए कॉस थीटा। ये तो बस आप वो बात कह रहे हो कि 2 into 3 लिखा है और 3 into 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कॉस तो एंगल तो वही होगा, 30 लिखा है, यहाँ पर भी कॉस। समझ में आया कि नहीं, आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो ये होता है इसलिए पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हो, उतना हम डिटेल में आपको टाइम यूज नहीं करेंगे। बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
इनटू कहां से आ गया? प्लस हो गया डॉट, अरे हम इसे लिखेंगे तो ए डॉट बी डॉट सी हो जाएगा। ये होता है, ठीक है। और जो तुम ढूंढ रहे हो उसमें तुम ये चाह रहे हो, सर ये अगर होता तो कहते थे, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो होता है कम्यूटेटिव, ऊपर वाला। नाम में क्या रखा है, काम में रखो, ठीक है। अब अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि एंगल निकाल, क्या बोला? एंगल, लास्ट प्रॉपर्टी लिखो। ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस, तुमसे कहते हैं थीटा चाहिए मुझे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मुझे, ए डॉट बी अपॉन, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन वो मॉड, वो एक्चुअली ब्रैकेट बनाया था लेकिन लग रहा था मॉड पे इसलिए मिटा दिया। मॉड का हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, सॉरी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। हमने इसको ब्रैकेट बनाने की कोशिश की थी, चलो ठीक कर लो। अब कुछ से वर्बली पूछेंगे, लिखवाएंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका लिखने का। ए डॉट ए वेक्टर, अभी वीडियो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं बोलूंगा और रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको याद करना है, ठीक है। ए सुनना, आराम सुनना, सब आंसर दे लोगे, सब कोई आंसर दे सकता है, बस आराम से सुनना। ए डॉट ए वेक्टर क्या हो सकता है, मतलब दोनों वेक्टर सेम ही है, एक ही वेक्टर को दो बार बना दिया तो उनका कोड क्या होगा, कोड क्या होगा, जीरो। सबको आ रहा है ना, ऑब्वियसली सर एक ही वेक्टर को दो बार बना दिया तो दोनों के बीच पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएगा जीरो, बस बस बस। कॉस जीरो क्या होता है, 1। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए इंटू ए कॉस जीरो 1, तो ए इंटू ए स्क्वायर होता है, आंसर क्या है, स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, बस ऐसे हो गया। अब अगर मैंने कह दिया कि अगर हमें ए और बी वेक्टर का मान ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो कब हो सकता है, अभी कुछ प्रॉपर्टी से मैं लिखवा नहीं रहा हूं, याद रखना। मैंने कहा कि यस, हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर क्या आ रहा है, जीरो। ऐसा कब पॉसिबल है, जब थीटा क्या हो जाए, क्योंकि cos 90 क्या होता है, समझ में आया। तो इसका मतलब है सर ऐसे केस में हम कह सकते हैं ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। cos 90 क्या होता है, जीरो। ओके, सबको आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी में नहीं लिख सकते, फिर तो मतलब नहीं है। ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी कब आ सकता है, cos 180 कितना होता है, -1, ठीक है। इसका मतलब सर ए वेक्टर इधर जा रहा है तो बी वेक्टर थीटा कितना हो जाएगा, और हमें अच्छे से पता है, आपने सिखाया है ए डॉट बी वेक्टर को इक्वल टू होता है ए बी cos 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -1, आंसर हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं, और कुछ प्रॉपर्टीज में बचती नहीं है, ठीक, इतना काफी है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नहीं, अभी एक और चीज, एक और लिख दो, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। राइटिंग बहुत ज्यादा गलती है मुझे पता है, अभी हाथ ठीक नहीं हुआ, अब दिख रहा है, ठीक। अगर मैंने बोला ए वेक्टर बराबर है, देखना ध्यान से, आराम से देखना, ठीक है, ए एक्स आई का, ठीक है, स्लो लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे, ए वाई, ठीक है। अब इतना तो क्लियर होगा सर, ये मान हो गया, ये दिशा हो गई, ठीक। ए वेक्टर बनता है तीन अलग अलग वेक्टर को जोड़ करके, जो एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस की तरफ है और एक जेड, तो क्या लिखूंगा, ए जेड, ठीक है। ये तो सिखाया था ना मैंने, कैसे सिखाया था, ये हो गया था आपका वाई एक्सिस, यहाँ कहते थे ये प्लस का ठीक है, ये कहते थे प्लस का एक है, और ये कहते थे, बताओ ये दिशा कहाँ चली, प्लस का ठीक है, ये सिखाया था ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। तो इसका मतलब है जो हमारा वेक्टर बना, जो मतलब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, वो ओरिजिन से कुछ दूरी पर है, मतलब यहाँ हवा में हो सकता है,
देखो ध्यान से, अगर अभी भी नहीं आया तुम लोग को तो पक्का बेटी कैमरे में, हाँ चलो ये कैमरे के सामने सबको आना चाहिए ना, ये पेन, ठीक, इस पेन तक पहुंचना है, ठीक, ये हाथ भी काम आएगा तुम्हारे, ठीक, देखना अभी। तो एक आप ऐसे इस तरीके से एक एक्स एक्स मान लो और ये वाई मान लो और ये ऊंचाई जो जमीन से इसको जेड मान लेना, ठीक है ना भैया। तो यहां से मैं बोलता हूँ मेरे कमरे जो क्लासरूम का कॉर्नर है वो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया कि नहीं हो गया। वहां से मैं पहले क्या ढूंढूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे एक्स एक्सिस पे इसकी परछाई कहां पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसकी परछाई पहले मैं वाई एक्सिस वाली लाइन पर देखूंगा, फिर वाई से देखूंगा कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ना। तो मैं इसके सामने आके खड़ा हूं, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं कहां से आऊंगा, जस्ट चल करके यहां तक आकर के सामने खड़ा हो गया, लेकिन क्या मैं इस तक पहुंच गया, नहीं, मैं इसके जस्ट नीचे हूं, है ना। तो फिर मेरे पैर कहां जाएंगे, इसके जस्ट नीचे जाके रुकेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे चल के जाऊंगा। फिर जब मैं वाई एक्सिस पहुंच जाऊंगा तो मेरे सर के जस्ट ऊपर ये पेन ऐसे दिखेगी, तो मैं क्या करूंगा, एक हाइट कवर करूंगा। ये कौन सा डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं जेड एक्सिस चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं। तो पहले मैं चला एक्स एक्सिस में, फिर चला मैं वाई एक्सिस में, फिर चला मैं जेड एक्सिस में। अब सुनना ध्यान से, यही सीखने वाली चीज है। अब मैं इसको एक रस्सी बांधू और सीधे जाके ओरिजिन को जोड़ दूं, इससे एक रस्सी बांधू और ले जाके कहां जोड़ दूं, ओरिजिन पे। ये जो रस्सी है यही रिप्रेजेंट करती है इस, समझ में आया कि नहीं आया, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि जब भी दूरी निकाली जाती है तो ओरिजिन से निकाली जाती है। ये चीज 3D में समझना मुश्किल होता है, लेकिन 2D में बहुत समझ आता है। देखो 2D में भी आएगा समझ में, तो तुम आराम से समझ जाओगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटे, ये क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक बेटे। मैंने कहा एक पॉइंट P है, इसको लिख दिया P वेक्टर के फॉर्म में लिखा x, ये कैसे बना, x i कैप प्लस y, ये x और y जोड़ करके हमें ये उत्तर मिलता। ऐसा कोऑर्डिनेट लिखना आता है तो हमको पता है सर ये तो x, y हो गया, बचपन सीखा हुआ है ना, समझ में आ रहा है। ये रिप्रेजेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर से वर्ड आगे, इसका अर्थ क्या है, क्या काम आता है। इस बिंदु तक पहुंचना है तो पहले हमको x एक्सिस पर कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, उस दूरी कहेंगे x कोऑर्डिनेट। फिर हमको जस्ट देखो समांतर y एक्सिस समांतर हमें कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी पैरेलल टू y एक्सिस चलना पड़ेगा, और जो कि हम x दूरी के बाद चल सकते हैं, ठीक। और ये दूरी होगी, होगा y कोऑर्डिनेट। तो दो दिशाएं लगी कि नहीं दिखी, क्या इसका एक वेक्टर होगा कि नहीं होगा, एक वेक्टर ये होगा, देखो एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर गलत है, देखना प्रूव करूंगा मैं। अभी सिखाया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिखाया कि नहीं सिखाया। स्टेप 1 क्या था कि आप उनके विषय आएंगे, स्टेप 2 क्या है, अरे सर दूसरे का जो पहले का जो हेड है दूसरे के, अरे ये तो सेम हो गया, देखो ये क्या है एक्स वेक्टर, ये क्या है, क्या रिजल्टेंट यही आएगा। अरे दादा ये तो ये सेम आ गया, आया कि नहीं आया, ओरिजिन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और इसका नाम दे दिया गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस, अब 3D में जब सोचोगे 3D में तो ये एक और आ जाएगा, तो 3D में यही क्या आ जाएगा, और ये रस्सी कहां चलेगी, ये रस्सी इस पेन की यहां से बंधेगी और कहां जाएगी, बंधेगी, समझ में आया कि नहीं आया, ये दिखा कि नहीं दिखा तुम लोग को। ओके 2D में समझाना आसान है, 3D में क्योंकि ऑब्वियसली ये 3D तो नहीं हो सकता ना, ठीक। तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर की ताकत, और ये भी बहुत काम का है जो मैंने अभी आपको, क्या मैं इसको लिखवाना चाहिए, वीडियो में लिख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं वापस, ये सीख गए तो अब ये भी सीख जाओ कि अब इनको अगर डॉट डॉट करना हो, ऐसे दो वेक्टर मिल जाए तुम्हें, कैसे मिल जाए, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर बी हो गया, एक पेन है और एक ये फोन है, दोनों अलग अलग दूरी पर है कि नहीं है। अब इसको रस्सी से बांधेंगे, इसका वेक्टर जो आएगा वो पेन के वाले जो रस्सी बांधेंगे, दोनों का अलग अलग वैल्यू होगा कि नहीं होगा, अरे थोड़ा ऊंचाई पर है ना, इन दोनों का आएगा कि नहीं आएगा रिजल्टेंट। क्या इसके भी एक्स वाई जेड होंगे, इसकी तरह होंगे ना, दोनों हवा में है सब, दोनों के होंगे, है ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब है ऐसे ही मैंने लिया कोई बी वेक्टर, तो मैंने कहा उसका कुछ एक्स कंपोनेंट, इसको पढ़ने का तरीका सिखा देता हूँ, इसको कहते हैं बेटा एक्स कंपोनेंट, उसका एक्स एक्सिस के अलावा कितना मैग्नीट्यूड रहा होगा, एक्सिस कितना चला होगा, ठीक, प्लस वाई कंपोनेंट, मतलब वाई एक्सिस में कितना चला होगा, उसके पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना चला होगा, प्लस, ठीक है बेटे, ये क्या है जेड एक्सिस के पैरेलल, सीख गया ना। मैंने बोला, हमेशा बोला कि स्टार्ट कहां से करेंगे, एक्स एक्सिस पे खुद चलेंगे, फिर एक्स एक्सिस छोड़ना पड़ेगा और पैरेलल टू वाई चलेंगे, क्योंकि हम लोग ओरिजिन से कुछ दूरी पर आ गए हैं, ठीक। फिर हम y के पैरेलल चलेंगे, फिर हम z के पैरेलल तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम z एक्सिस पे जा नहीं सकते, कुछ दूरी पर खड़े हैं, तो अब z एक्सिस के पैरेलल चलते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये वो कितना चले हैं उसका मैग्नीट्यूड है, कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो। अब इसे कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, px, py, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से आगे तो आगे बढ़ते हैं।
अब अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट सिखाओ और इसके बाद में सिखाऊंगा इसका, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, तो यही चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसने बोला था कि मान 1 आता है, तो मैंने सिखाया था ऐसे, मैंने क्या सिखाया था, आई डॉट, अच्छे से आ गया था ना। कैसे प्रूव किया था, दो पैरेलल और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे और उनका अगर मान ही 1 है, अगर आई कैप का मॉड निकालोगे तो नाम क्या था, यूनिट वेक्टर। मैंने क्या कहा था, किसी भी क्वांटिटी के आगे यूनिट लग जाए तो उसका मतलब उसका मान कितना होता है, ठीक बेटे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे करेंगे तो आएगा आई इंटू आई कॉस 0, ये तो आएगा। और यहाँ पर ऐसे मॉड लगा दूंगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना। और मान कितना होता है इसका 1, तो देखा 1 इंटू आंसर कितना आएगा। तो मैंने प्रूव भी कर दिया कि आई डॉट आई कैसे 1 बना। तो इसका मतलब है कि अब मैं इसको जरा करके दिखाता हूं, ax आई कैप प्लस डॉट bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस, मिटा देंगे इसको, ठीक बेटे। अब देखो बचपन से सीखा है सर, पहले टर्म को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले को पहले वाले से करेंगे, फिर तीसरे वाले को पहले वाले से, ये करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे। अच्छा मुझे बताओ इतनी मेहनत क्यों करनी है, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये ऐसे स्टार बना करके अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए तो हमारा टाइम बचेगा, ठीक। मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, आई को आई से डॉट करोगे तो आंसर 1। तो इसका मतलब जे वाले में करने की जरूरत है क्या, और के वाले में करने की जरूरत है क्या। अब एक सवाल पूछना चाहिए तुम्हें कि सर आई को आई से करते तो ठीक है, आप हीरो बन रहे हो, अभी कराया, लेकिन जे से कर दे तो क्या होगा, चेक करते हैं भैया, ऐसा ही कह रहे हो गलत क्या कह रहे हो। ये हमने बना दिया, हमने कहा लो भैया आई कैप हो गया, अच्छा ये क्या हो गया, जे कैप हो गया। मैंने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 है, तो मैंने बिल्कुल एकदम ध्यान रखा कि कुछ भी गलत ना पढ़ो। दूरी इसकी 1 सिखाया ना यूनिट वेक्टर। किनका करेंगे, कितना एंगल है, आया कि नहीं आया, क्या मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत है, 1 इंटू cos 90 0, तो कुछ भी ना 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 0। तो यहां समझ में आता है एक और नोट्स, क्या भैया, आई को किसी और के साथ करोगे आंसर क्या आएगा, ये लिख लोगे, फिल कर लेना इसको, सारे लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक। तो मुझे बताओ, क्या मैं आई कैप को जे से करूंगा, लिखूंगा भी, टाइम वेस्ट करूंगा अपना, अरे भैया आना तो 0 ही है, फिर इससे करेंगे क्या 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब मैं कैसे करता हूं, मैं कहता हूं बेटा आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को, और बीच में जो नेचर है वही लिख दो। नेचर मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा भैया, ax प्लस ay az। है आसान की कठिन है, आसान ना भैया, ये आंसर हो गया। और बताओ, अब इसको कठिन बनाए थोड़ा सा, ये तो आंसर निकाल लिया तुमने, ए वेक्टर डॉट, ठीक है, ये तुमने प्रूफ कर लिया। एक क्वेश्चन करते हैं, अरे टाइम हो गया यार, चलो एक क्लास सिर्फ सवाल के नाम रहेगी, अगली क्लास में से सवाल ही करेंगे, जितना पढ़ा है इसी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सवाल, ठीक है। उसी में मैं थोड़ा क्रॉसवर्ड का जो रह गया है, एक चीज सिखानी थी बस मुझे, कि अगर इसी को कोई कह दे, ऐसे ही दो वेक्टर हो, इनको अगर ऐसे कह देगा तो उसको सॉल्व करने के लिए एक डिटरमिनेंट बनता है। यहाँ लिखते हैं आई, यहाँ लिखते हैं जे, यहाँ लिखते हैं के, फिर पहले वेक्टर का फिर दूसरे वेक्टर का सारे टर्म्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ax bx, और यहाँ लिखेंगे ax ay और az, यहाँ लिखेंगे bx by, और फिर इनको चूज करने का तरीका क्या होता है मैं सिखाता हूँ। इसके ऊपर लिख दो प्लस, इसके लिए माइनस, और यहाँ लिख दो, ये पूरा अच्छे से सीखेंगे, ठीक। तो वो हम लोग करेंगे सुधार। पहले हम जब यहाँ प्लस लिखा सब बता देंगे ऐसे कहते कहते, तो रहने दो, ठीक है। ये नोट कर लो। अब कौन सी क्लास में लोग की, अदिल बोल रहा है, सर की क्लास है आज तो, हो गया। इसमें आया कि नहीं समझ में सबको, चलो ठीक है आज के लिए।